अगर आप ये PDF नोट्स बाय करना चाहते हैं तो यहाँ टॉप पर जो दिख रहा है उस पर क्लिक करें। वहाँ से आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने नोट्स बाय कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स। यूएसए के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं वो अब हम पढ़ने लगे हैं। इंट्रोडक्शन में ये लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गिव बेसिक राइट्स टू द पीपल। जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंसानों को बेसिक राइट्स देता है। दीज राइट्स आर रिटन इन द बिल ऑफ राइट्स, और ये सारे राइट्स बिल ऑफ राइट्स में मौजूद हैं। एट फर्स्ट दीज राइट्स वर नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन बट लेटर दे वर एडेड इन द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स। शुरू में ये तमाम राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड नहीं थे, बाद में इसके ऊपर 10 अमेंडमेंट्स बनी थी, फिर उसके बाद ऐड हुआ। अमेंडमेंट का मतलब होता है तब्दीली, चेंज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑलरेडी बना हुआ था उसमें फंडामेंटल राइट्स मौजूद ही नहीं थे, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में 10 तब्दीलियाँ की और उस 10 तब्दीलियों के दौरान ही फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। दे वर सजेस्टेड इन 1789 एंड एक्सेप्टेड इन 1791, यानी कि जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का मशवरा दिया था 1789 में। कॉन्स्टिट्यूशन बन भी इसी साल में रहा था, 1788 या 1789 के आसपास ही यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो उसी दौरान लोगों ने कहा कि क्यों ना हम फंडामेंटल राइट्स पे डाल लेते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से 1791 में जाके ये लोग माने और इन्होंने कहा कि ठीक है फंडामेंटल राइट्स को ऐड कर दिया जाए। अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी इसमें, फंडामेंटल राइट्स इन द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस हेडिंग के नीचे आपने तमाम वो हेडिंग्स डालनी है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं, अब वो सारे आपने एक्सप्लेन कर देने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है राइट्स टू पर्सन। पर्सनल राइट्स के ऊपर आपने बातें अब बतानी है। इसमें सबसे पहले आता है राइट टू लाइफ। राइट्स टू लाइफ में हमने बताना है कि किसी भी इंसान को हम मार नहीं सकते, किल नहीं कर सकते जब तक कि लॉ ना कहे। देखिए, अगर लॉ ने कहा है कि इस बंदे को फांसी होनी चाहिए क्योंकि इसने बहुत गलत काम किए हैं, तो फिर तो उसकी जान लेनी पड़ती है। लेकिन अगर वैसे ही हम किसी को नहीं मार सकते कि किसी पे गुस्सा चढ़ गया तो उसकी जान ले ली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये बात यहाँ लिखिए कि नो सिटीजन कैन टेक द लाइफ ऑफ अनदर, कि जो भी अमेरिका का सिटीजन है वो किसी की जान नहीं ले सकता। राइट टू पर्सनल फ्रीडम। No one can be made a slave. A person can only be arrested as a punishment under law. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी भी इंसान को गुलाम नहीं बनाया जाएगा अमेरिका के अंदर, और एक पर्सन को अरेस्ट सिर्फ तब ही किया जाएगा जब उसने कुछ गलत किया हो, कोई लॉ तोड़ा हो, उसकी पनिशमेंट के तौर पे उस बंदे को अरेस्ट किया जाएगा, वरना बेवजह किसी को भी कोई भी बंदा अरेस्ट भी नहीं कर सकता, ना जेल में डलवा सकता है। राइट्स टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। लॉ की नज़र में सारे सिटीजन बराबर हैं, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अमेरिका के अंदर हर बंदे के पास आज़ादी है कि वो अपनी मर्ज़ी के रिलीजन पे चल सकता है। अगर कोई बंदा किसी भी रिलीजन पे नहीं भी चलना चाहता तो भी उसकी मर्ज़ी होगी, यानी कि रिलीजन पे इतनी सख्ती नहीं होगी अमेरिका में, इसके बारे में यहाँ बताया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हर बंदा फ्रीली स्पीक कर सकता है, गवर्नमेंट जो है खाम का किसी बंदे को रोक नहीं सकती बोलने से। फिर आता है फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली का मतलब होता है ग्रुप बनाना, इकट्ठे होना। इसकी बेस्ट एग्जांपल इस तरह से है कि जब हम ईद पे इकट्ठे होते हैं पाकिस्तानी सारे, या 14 अगस्त पे इकट्ठे होते हैं, या जो हिंदूज़ इकट्ठे होते हैं, तो इसी को कहते हैं असेंबली, इकट्ठे होना। तो हर बंदे के पास असेंबली है कि वो पीसफुली इकट्ठे हो और एक दूसरे के साथ मीटिंग कर सके और कहीं पे भी जा सके। तो गवर्नमेंट इस तरह से बेवजह किसी भी बंदे को रोकेगी नहीं। हाँ, गवर्नमेंट तब रोक सकती है ऐसे लोगों को जो गलत पर्पस के लिए ग्रुप बना रहे हैं। होता है ना कि क्रिमिनल्स 5-6 मिलके एक प्लानिंग करने के लिए कहीं गए हुए हैं और वो क्रिमिनल्स हैं, तो फिर वहाँ गवर्नमेंट उनको रोक सकती है, वरना वैसे ही गवर्नमेंट हर बंदे को मिलने मिलाने से या ग्रुप बनाने से नहीं रोकती। राइट टू पिटिशन। सिटीजन्स कैन कंप्लेन टू द गवर्नमेंट इफ़ दे फेस अनफेयर ट्रीटमेंट। पिटिशन का मतलब ये है कंप्लेंट लेके जाना। तो गवर्नमेंट जो है वो रोके ना किसी पर्सन को कि आप हमारे पास पिटिशन नहीं लेके आ सकते। पिटिशन की पावर्स होनी चाहिए आम इंसान के पास कि अगर उनको कोई तकलीफ़ पहुंची किसी गवर्नमेंट के इदारे से तो वो गवर्नमेंट को शिकायत कर सकें पिटिशन ले जाके, यानी कि कंप्लेंट ले जाके। फिर आता है राइट टू कीप आर्म्स।
आर्म्स कहते हैं गन्स को, बंदूक वगैरह जो गन्स होती हैं। तो अमेरिका में मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री बता दूं कि अमेरिका के अंदर ज़्यादातर जो लोग थे वो चोर डकैत थे। मैं ये नहीं कह रही सारे ऐसे थे, बट वहाँ पे मेजॉरिटी अवाम ऐसी भी थी कि वो किसी के घर में घुस जाते थे और लूट पाट कर लेते थे, ठीक है। तो कहना नहीं चाहिए, मेरी ज़रा ये वीडियो यूट्यूब पे चढ़ रही है, अमेरिकन ही इसको देखेंगे, बट असल बात ये है कि ये हिस्ट्री जेन्युइन है। और मैं नहीं कह रही, अंग्रेज़ खुद भी ये चीज़ कहते हैं कि उनके उस वक्त में बहुत ज़्यादा वहाँ पे चोर डकैत थे, ठीक है, अभी भी होते होंगे। तो इसी रीज़न से आम सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अलाउ कर दिया कि आप लोग अपने घरों में बंदूक रख सकते हैं। इवन पाकिस्तान में भी इस तरह से है कि हम अपने घरों में गन्स रख सकते हैं खुद की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखी कि जो सिटीजन्स हैं वो अपने लिए गन्स रख सकते हैं और उस वेपन को यूज़ कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना बेवजह। मतलब आपने ये नहीं करना कि गन रखी है तो आप लूटने चले जाओ बैंक, तो ये हरकत नहीं करनी। गन आपके पास सिर्फ इसलिए हो कि आप उसको अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करो, अपने आप को बचाने के लिए यूज़ करो। अगर आपके घर में कोई चोर डकैत आ जाए तो तब आप यूज़ करो। फिर आगे आता है हाउसिंग ऑफ सोल्जर्स। हाउसिंग ऑफ सोल्जर्स का मतलब ये है कि उस ज़माने में जब जंग हुआ करती थी तो जो आर्मी ऑफिसर्स होते थे, जो सोल्जर्स होते थे, वो आम लोगों के घरों में सोया करते थे, उधर रहते थे, खाना खाते थे आम लोगों के घरों में। और ये चीज़ ज़रा अमेरिकन को अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उनकी अपनी प्राइवेसी भी होती थी, बच्चियाँ भी होती थी, बेटियाँ भी होती थी। तो वो कहते थे कि इस तरह से जवान आर्मी ऑफिसर उनके घर में मत आए रहने के लिए। तो इस चीज़ से रोक लगा दी प्रॉपरली कि कोई भी आर्मी ऑफिसर या आर्मी वाला बंदा किसी के घर में नहीं रोक सकता। ये भी इंसानों के राइट्स हैं कि वो रोक सकते हैं ऐसे ऑफिसर्स को कि आप हमारे पास नहीं रोक सकते, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लिखी कि जो सिटीजन्स हैं उनके घरों में ज़बरदस्ती सोल्जर्स को नहीं लेके आया जाएगा। सिटीजन्स कैन नॉट बी फोर्स टू कीप सोल्जर्स इन देयर होम। ना ही सिटीजन्स को फोर्स किया जाएगा कि आप इस सोल्जर को अपने घर में रखो, ऐसा कुछ नहीं अब होगा। सिटीजन्स के घर में अगर कोई ज़बरदस्ती घुसता है सोल्जर तो वो उस सोल्जर की शिकायत गवर्नमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है राइट अगेंस्ट अनरीजनेबल सर्च एंड सीजर। इस लाइन का मतलब ये है कि पुलिस बगैर किसी वारंट के आपके घर में घुस जाया करती थी और घर में घुस के चीज़ें सर्च करने लगती थी। तो ये चीज़ ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अमेरिका में हो रही थी। तो फिर सिटीजन ज़ाहिर से तंग होना शुरू हो गए। तो एक लॉ बनाया गया कि जो पुलिस है वो बगैर वारंट के किसी के घर में घुस नहीं सकती। और ये वारंट कहाँ से मिलता है? जो जज होता है उसका साइन होता है उस वारंट पे, तो फिर ही वो वारंट लेके पुलिस आपके पास आती है और फिर ही आपके घर में घुस सकती है, उसके बगैर वो नहीं घुसेगी। ये भी एक राइट बनाया गया कि पीपल कैन नॉट बी सर्च्ड एंड देयर हाउस और थिंग्स कैन नॉट बी टेकन अवे विद लीगल वारंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंसानों को बगैर वारंट के ना ही आप सर्च कर सकते हो, ना उनके घर को सर्च कर सकते हो और ना ही उनकी कोई चीज़ लॉ के बगैर लेके जा सकते हो। देखो अगर वो पर्सन ऐसा है जिसने ड्रग्स रखे हुए हैं या बहुत ही गलत चीज़ें अपने घर में रखी हैं, तो फिर तो बगैर वारंट के भी हम उनके घर में ये चीज़ लेके जा सकते हैं। लेकिन एक बंदे पे सिर्फ आपको शक है कि वो गलत काम कर रहा है, लेकिन आपको उसके घर में से कुछ भी गलत नहीं मिला, तो फिर आप उसके घर में बगैर वारंट के घुस नहीं सकते, ना ही उसकी चीज़ों को बगैर लॉ की परमिशन के या कानून की परमिशन के लेके जा सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि ये कौन सी चीज़ें हैं? चीज़ें मीन्स कि कोई भी चीज़ हो सकती, खाने पीने की, बिस्किट, टिश्यू पेपर, कुछ भी, ये हो गए सादी सी चीज़ें जो ले जाने की कोई बात नहीं बनती। लेकिन अगर उस बंदे ने वाकई में कोई गलत चीज़ें अपने घर में रखी हैं, जैसे कि ड्रग्स या कोई भी वेपन या कोई भी ख़तरनाक चीज़ जिसका उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, यानी कि गन का लाइसेंस भी नहीं है या वेपन का लाइसेंस नहीं है, और वो चीज़ वो स्मगल कर रहा है या कोई भी गलत काम कर रहा है, तो फिर बगैर परमिशन के या बगैर वारंट के भी पुलिस ये चीज़ें लेके जा सकती है। फिर आता है हमारे पास right against ex post facto laws. The government cannot make unfair laws that punish a person for something that was not a crime when done. और ये चीज़ भी मना की गई है गवर्नमेंट को कि वो ऐसे लॉज मत बनाए जो बेवजह इंसानों को पनिशमेंट दिलवाएं। इसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। पर आता है राइट्स अबाउट जुडिशियल प्रोसेस। राइट्स अबाउट जुडिशियल प्रोसेस, राइट्स इन क्रिमिनल केसेस। इसमें आता है 5th अमेंडमेंट।
अच्छा, ये जितनी भी अमेंडमेंट्स यहाँ लिखी हैं इसकी वीडियो लिंक यहाँ टॉप पे मौजूद है बिल ऑफ राइट्स के नेम से। यानी कि ये जितनी भी अमेंडमेंट लिखी गई हैं ये बिल ऑफ राइट्स का एक हिस्सा है, वो वाला हिस्सा इसमें डाला गया था। अब आता है राइट्स ऑफ क्रिमिनल केसेस। नो वन कैन फेस ट्रायल फॉर सीरियस क्राइम विदाउट बीइंग अक्यूज्ड बाय ग्रैंड जूरी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर किसी बंदे ने बहुत ही सीरियस क्राइम कर दिया है तो उसको बगैर सुने नहीं जेल में डाला जाएगा। और सुनेगा कौन? ग्रैंड जूरी। ग्रैंड जूरी का क्या मतलब है कि ऐसी कोर्ट जहाँ पे 5-6 जजेस लाजमी होने चाहिए उस केस को डील करने के लिए। कम होंगे तो फिर वो चीज़ सही नहीं है, ज़्यादा होंगे जजेस और उस बंदे की भी सुनी जाए, फिर जाके प्रॉपरली एक फैसला दिया जाए। नो वन कैन बी ट्राई ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम। नो वन कैन बी ट्राई ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम का मतलब ये है कि एक बंदे ने अगर कोई क्राइम किया है, उसको उसी क्राइम की पनिशमेंट यानी कि कोर्ट से सज़ा भी मिल चुकी है, जेल भी वो रह चुका है, तो दोबारा से अगर उसने वही क्राइम किया है तो दोबारा से उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्योंकि कोर्ट्स का भी यही मानना है कि एक बंदे को एक दफ़ा में बात समझ आ जानी चाहिए। हाँ, अगर वो दोबारा आ रहा है तो पहले जैसी सज़ा उसको नहीं लगेगी, डबल लग सकती है सज़ा। फिर आगे आती है बात, नो वन कैन बी फोर्स्ड टू स्पीक अगेंस्ट हिमसेल्फ। इस लाइन का मतलब ये है कि पुलिस किसी बंदे पे अगर शक करती है कि इसने कोई क्राइम किया है तो पुलिस फोर्सफुली किसी बंदे से कोई क्राइम जो है उसका कन्फेशन नहीं दिलवा सकती। कन्फेशन का मतलब ये कि एक बंदा है, पुलिस को सिर्फ उस पर शक है, पुलिस बार बार उसे पूछ रही है कि क्या तुमने ये क्राइम किया है। अब दबाव में आके वो बंदा पुलिस की बात ना मान ले और झूठ ना बोल दे कि हाँ मैंने वो क्राइम किया है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि किसी भी बंदे को फोर्स नहीं किया जाएगा, ना ही कोई ऐसी चीज़ होएगी। फिर आगे आता है, नो वन कैन बी पनिश ट्वाइस फॉर द वन क्राइम। ये वही सेम बात है कि एक ही बंदे को सेम ही क्राइम पे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। 6th अमेंडमेंट में ये बात बताई गई है कि हर बंदे को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर बंदे के साथ इंसाफ के साथ कोर्ट के केसेस डील करने चाहिए और जल्दी उनका डिसीजन दे देना चाहिए। द अक्यूज्ड कैन क्वेश्चन विटनेस। और जिस पे इल्ज़ामात लगे हैं उसको अक्यूज्ड कहते हैं, उसके पास पूरा राइट होना चाहिए कि वो गवाहों से क्वेश्चन कर सके। द अक्यूज्ड कैन डिफेंड हिमसेल्फ। और जिस पे इल्ज़ामात लगे हैं उसके पास ये राइट है कि वो ख़ुद को डिफेंड यानी कि ख़ुद को बचाने के लिए भी बात कर सके। क्योंकि पहले ये होता था कि जिन पे इल्ज़ामात लगते थे उनकी ना सुनी जाती थी और ना उनसे कुछ पूछा जाता था और ऐसे ही उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये लॉज बनाए गए। फिर आगे आता है राइट टू बेल। ये 8th अमेंडमेंट में लिखी गई है बात। बेल मनी शुड नॉट बी टू हाई, कि किसी को बेल अगर दिलवानी है तो बेल के जो पैसे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फाइन शुड नॉट बी टू हैवी, और फाइन्स जो है वो भी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए। यानी कि किसी बंदे ने कोई क्राइम कर दिया है तो फ़ाइन उन पर इतना महंगा नहीं लगना चाहिए। पनिशमेंट शुड नॉट बी टू क्रूअल, कि पनिशमेंट्स बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए। अगर हम पास्ट में जाएं तो पास्ट में पनिशमेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त हुआ करती थी, लेकिन अब उतनी पनिशमेंट सख्त नहीं है अमेरिका में। तो पास्ट की हिस्ट्री अमेरिका की कैसी है उसके लिए मेरा ये जो ऊपर चैनल दिख रहा है इसको लाजमी देख लें। इस चैनल पे मैं तमाम हिस्ट्री यूएसए की, यूके की प्रॉपरली मूवी की तरह एक्सप्लेन करूँगी, तो वहाँ से आपको सारी बातें और अच्छे से समझ आएंगी। फिर आता है हमारे पास राइट ऑफ प्रॉपर्टी। हर सिटीज़न के पास यह राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, बेच सकता है या ख़ुद इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है। और अगर उस बंदे की प्रॉपर्टी उसे छिन जाए यानी कि कोई चोरी कर लेता है तो फिर इस बंदे के पास पूरा राइट है कि वो कोर्ट से हेल्प ले सकता है। द प्रॉपर्टी इज़ टेकन फॉर पब्लिक यूज। अब यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट्स बताए हैं कि अगर वो बंदा जिससे प्रॉपर्टी ली गई है अगर वो क्रिमिनल था, उसने कुछ गलत काम किया उस प्रॉपर्टी में, तो फिर लॉ की मदद से उस बंदे से वो प्रॉपर्टी ले ली जाएगी। और अगर उस बंदे ने खुद ही अपनी प्रॉपर्टी पब्लिक के इस्तेमाल के लिए किसी को दे दी है तो वो वापस वो नहीं ले सकता। फेयर पेमेंट इज़ गिवन फॉर द प्रॉपर्टी। और अगर उस बंदे ने प्रॉपर्टी के पैसे सही से दिए थे तो बंदा ये पूरा हकदार है उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए। तो इस तरह की बस मामूली से बातें लिखी कि एक बंदा प्रॉपर्टी बेच सकता है, ख़रीद सकता है या किसी को दे सकता है या कुछ भी कर सकता है, इस तरह की बातें यहाँ लिखी हैं। बट मना भी किया गया कि अपनी प्रॉपर्टी को अगर आप गलत कामों के लिए यूज़ करेंगे तो वो आपसे कोर्ट या लॉ वापस भी ले सकता है, आपसे ले लेगा वो।
फिर आता है प्रैक्टिकल टाइम्स ऑन राइट. These rights are given to all citizens are protected by the government, but in some cases they are limited. यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी राइट्स हैं ये सारे अमेरिकन सिटीजन्स के पास मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जब ये राइट्स पे अमल करना रोक दिया जाता है. अब वो कौन से हालात हैं उनके बारे में अब हम जानेंगे. ट्रायल्स में टेक अ लॉन्ग टाइम इवन दो अ स्पीडी ट्रायल इज़ प्रॉमिस्ड. कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हर बंदे के पास यह राइट है कि उसको जो है जल्दी जल्दी उसका केस सॉल्व किया जाए, बट हम सभी जानते हैं कि कोर्ट जो है इतने जल्दी केसेस सॉल्व नहीं कर सकती. तो ये बात यहाँ पे लिखिए कि अगर हम सच्ची बात और प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो कोर्ट के केसेस इतने जल्दी सॉल्व नहीं किए जाते. बेशक इनसे वादा किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कि हम आपके केसेस जल्दी सॉल्व करेंगे, बट हकीकत में इतने जल्दी सॉल्व नहीं हो सकते. फिर आता है इन टाइम्स ऑफ वॉर और रिबल्जन द राइट्स ऑफ हबी कर्पस कैन बी स्टॉप्ड. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर जंग लग जाए मुल्क में तो ऐसी सिचुएशन में राइट्स भी रोक दिए जाते हैं, ख़ासतौर पे हबी कर्पस के राइट्स रुक जाते हैं. हबी कर्पस का क्या मतलब है? हबी कर्पस बेसिकली एक ऐसा राइट है कि आप किसी बंदे को अगवा करके अपने पास रखते हो तो आप कोर्ट में जाके हेल्प ले सकते हो कि फ़लाँ बंदा अगवा हो गया, इसको आप प्लीज़ रिहा कर दें. ठीक है, तो कोर्ट फिर उस बंदे से कहती है कि इसको रिहा करो, कोर्ट में लेके आओ. तो ये हबी कर्पस होता है पूरा. ठीक है, हबी कर्पस की वीडियो लिंक यहाँ लगा दूँगी, जैसी वीडियो डाली तो आपको पता चल जाएगी. तो जब जंग लगी होती है तो सबसे पहले ये हबी कर्पस का जो लॉ है, जो राइट है, ये ख़त्म हो जाता है जंग के दौरान ख़ास तौर पे, क्योंकि जंगों में अक्सर कैदियों को कैद किया जाता है, बहुत से लोगों को कैद किया जाता है. तो इसी रीज़न से वहाँ पे हबी कर्पस का लॉ उस वक्त नहीं लगता. फिर आगे आता है द राइट ऑफ ट्रायल बाय जूरी इज़ ओनली फॉर द फेडरल कोर्ट्स नॉट फॉर द स्टेट कोर्ट्स. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो क्रिमिनल केसेस हैं वो फेडरल कोर्ट में जाते हैं, स्टेट में नहीं जाते. बस इस तरह की जनरल बातें लिखी हैं, अगर लास्ट लाइन स्किप करनी भी स्किप कर दें. ये पोर्शन इतना ज़रूरी नहीं है. बाकी ऊपर वाले पॉइंट जो मैंने अब तक बताए वो सारे याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपको बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से हैं, वो अब याद रख लें. फिर आगे आ जाते हैं कंक्लूजन. जो भी ऊपर पड़ा है वो 2 से 3 लाइनों में लिख के वाइंड अप कर देते हैं था इस वीडियो में. ये मेरा दूसरा चैनल है और यहाँ पे आप लोगों को मूवी की तरह सारे टॉपिक्स मिलेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं नॉर्मल टॉपिक्स को देखते हुए तो उनको मैं मूवी की शक्ल में भी वीडियोस एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे कि जो स्टोरीज़ हैं, स्टूडेंट्स का नहीं दिल करता बाज़ औक़ात स्टोरीज़ को रीड करने का, तो यहाँ पे मूवी की शक्ल में मैंने एक्सप्लेन की है. मूवी सुन लें, इस तरह से एक्सप्लेन्ड है. उसके 2 सीक्रेट पेट्स थे, एक हैन और एक फेरेट.